बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 17 हम स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर जो है ये सेकंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 13। और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है गुनेड्स एंड फीडबैक मैकेनिज़्म। गुनेड्स और फीडबैक मैकेनिज़्म जो है इसको हम स्टडी करते हैं, जिसमें गुनेड्स किसे कहते हैं, द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं इनको हम गुनेड्स का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे। और फीमेल जो है उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है उसको हम ओवरी का नाम देते हैं, जबकि मेल जो है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन जो है उसको टेस्टिस का नाम देते हैं। ओवरी जो है ये एक्ट करती है एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर और ये डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स रिलीज करती है। और इसकी सेक्रीशन जो है ये कब रिलीज होती हैं या कब स्टिमुलेट इसको किया जाता है और ये अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। पहली इसकी सेक्रीशन जो है उसको हम नाम देते हैं एस्ट्रोजन। पहला हार्मोन है। एस्ट्रोजन कब प्रोड्यूस होता है, जब हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर को। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम देते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये जाता है ओवरी में और ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स वो वाले सेल्स हैं जो कि एग्स को प्रोड्यूस करते हैं और उन फॉलिकल्स को ये क्या करता है, राइप करता है। हम कह सकते हैं कि जो फॉलिकल राइप कर रहा होता है, राइप का मतलब जो डेवलप कर रहा होता है, जिसने आगे जाके एग को प्रोड्यूस करना होता है, वो फॉलिकल राइपनिंग फॉलिकल कहलाता है। तो एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय राइपनिंग फॉलिकल। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी हैं या ज़्यादातर स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें ओवरी से ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। whose development has been initiated by FSH from the pituitary। और फॉलिकल सेल्स की डेवलपमेंट कब इनिशिएट होती है, जब एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। हमारी बुक में जो एस्ट्रोजन है उसके 6 फंक्शंस बताए हुए हैं जिनको 1 बाय 1 हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। एस्ट्रोजन का पहला फंक्शन ये है कि ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उनको प्रोड्यूस करता है, यानी मेमरी ग्लैंड्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट करवाता है, मेमरी ग्लैंड्स के साइज को इंक्रीज करता है। ये पहला फंक्शन है जी एस्ट्रोजन हार्मोन का। दूसरा फंक्शन हम बताते हैं एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस कहते हैं बच्चादानी, बच्चादानी या यूट्रस की जो दीवारें हैं उनको थिक करता है, उनको मोटा करता है। क्यों मोटा करता है? क्योंकि अगर एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट या फीटस की डेवलपमेंट यूट्रस में होती है। इस वजह से यूट्रस की दीवारों को क्या किया जाता है, थिक किया जाता है। तीसरा फंक्शन है जी एस्ट्रोजन हार्मोन का कि ये ओएस्ट्रस या मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी एक पॉइंट पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को इंक्रीज करवाता है और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसकी सेक्रीशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको क्या करवा दिया जाता है, इंक्रीज करवा दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन जो है ये शार्प राइज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आउटपुट बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करवाता है। फोर्थ इसका फंक्शन है जी मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंसेस के बाद यूट्रस की जो दीवारें हैं उनकी ब्रेक डाउन की जाती है। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम बताऊं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम नाम देते हैं यूट्रस का। और यूट्रस के बाद इसकी जो दीवारें हैं ये यूट्रस की दीवार, इस दीवार को हम नाम देते हैं एंडोमीट्रियम का। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एंडोमीट्रियम जो है इसको थिक किया जाता है। अगर एग की फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एम्ब्रियो की यहाँ पे डेवलपमेंट करवाई जाती है इस जगह पे। अगर एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये जो एंडोमीट्रियम है इसको आफ्टर 28 डेज, हर 28 दिनों के बाद इसको क्या किया जाता है, बॉडी से रिलीज किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और उस ब्लीडिंग के दौरान जो ज़ख्म होते हैं
यानी यूट्रस की वाल की ब्रेकडाउन होती है, उसको हील किया जाता है, यानी उसको ठीक किया जाता है। और उस हीलिंग और रिपेयर ऑफ यूटेराइन वाल, यूट्रस की दीवारों की रिपेयरमेंट और उसकी हीलिंग जो है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ये भी फंक्शन है किसका? एस्ट्रोजन का। पांचवा फंक्शन है जी, अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो फीमेल जो है उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, यानी फीमेल सेक्सुअली मैच्योर नहीं होती और वो स्टीराइल कहलाती है, यानी बांझ कहलाती है, यानी वो बेबी या एग जो है उसको प्रोड्यूस नहीं करती। तो ये था जी ये हैं 5 फंक्शन एस्ट्रोजन हार्मोन के। उसके बाद 6th फंक्शन हम डिस्कस करते हैं जी एस्ट्रोजन हार्मोन का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए एग की डेवलपमेंट यूट्रस में करवाई जाती है और उस टाइम एम्ब्रियो जो है उसको खुराक दी जाती है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा नहीं बनता। और खुराक कैसे दी जाती है कि ये जो यूट्रस के कुछ सेल्स हैं, एस्ट्रोजन उनको कन्वर्ट कर देता है ग्लैंड्स के अंदर या ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर कन्वर्ट। ग्लैंडुलर कहते हैं वो वाले सेल्स जो सेक्रीशन को क्या करते हो? प्रोड्यूस करते हो। उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? ग्लैंडुलर सेल। और ये यूट्रस के सेल्स जो कि ग्लैंड्स के तौर पर एक्ट करते हैं, ये प्रोटीनीशियस सेक्रीशन रिलीज करते हैं और उस सेक्रीशन यानी प्रोटीन को जो एम्ब्रियो है उसको दिया जाता है उसकी खुराक के तौर पर, ताकि वो डेवलपमेंट करता रहे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन सम ऑफ द सेल्स ऑफ यूटेराइन वाल बिकम ग्लैंडुलर। यूट्रस के वाल के जो सेल्स हैं वो ग्लैंडुलर हो जाते हैं और स्टार्ट सेक्रेटिंग प्रोटीनीशियस सेक्रीशन विच आर टेकन अप बाय द एम्ब्रियो, जिसको एम्ब्रियो खाता है या उसको दिया जाता है ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये है बेटा 6 फंक्शन एस्ट्रोजन हार्मोन के, जो कि प्रोड्यूस होता है कहाँ से? ओवरी से या राइपनिंग फॉलिकल से। उसके बाद है जी प्रोजेस्टेरॉन। जब फॉलिकल राइप हो जाता है तो राइप होने के बाद एग को रिलीज कर देता है और फॉलिकल जब एग को रिलीज कर देता है, पहले फॉलिकल का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ये एग प्रेजेंट होता है। अब जब फॉलिकल ने 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एग को रिलीज कर दिया, एग को रिलीज करने के बाद फिर फॉलिकल का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। फॉलिकल इस शेप का बन जाता है, ये बेहंगम इर्रेगुलर शेप का फॉलिकल बन जाता है और ये फॉलिकल आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। और कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरॉन का नाम देते हैं। रप्चर्ड फॉलिकल, वो वाला फॉलिकल जिसने किसको रिलीज कर दिया? जिसने एग सेल को क्या कर दिया? ये एग है, एग सेल को रिमूव कर दिया, उस फॉलिकल को हम रप्चर्ड, ये वाला ये स्ट्रक्चर जो है ये कहलाती है रप्चर्ड फॉलिकल। रप्चर्ड फॉलिकल प्रोड्यूस करवाता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोड्यूस बाय रप्चर फॉलिकल इन रिस्पॉन्स टू LH फ्रॉम पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन के 4 फंक्शन हैं। प्रोजेस्टेरॉन सबसे पहला फंक्शन क्या करता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं उनको स्टॉप करवाता है। क्यों? अगर FSH रिलीज होते रहेंगे तो एक और फॉलिकल जो है उसको मैच्योर किया जाएगा और उससे एग प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन FSH की सेक्रीशन को रिलीज कर देता है क्योंकि कोई और फॉलिकल जो है वो राइप या मैच्योर ना हो। ये पहला फंक्शन है इसका। दूसरा फंक्शन है प्रोजेस्टेरॉन का कि ये बच्चादानी यूट्रस की दीवारें जो है उनको फर्दर मोटा करता है, थिक करता है। एंड वास्कुलराइजेशन, वास्कुलराइजेशन का मतलब है गिविंग ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स जो है उनको प्रोड्यूस करता है यूट्रस के अंदर ताकि यूट्रस की दीवारों को ब्लड दिया जा सके। तीसरा फंक्शन है जी प्रोजेस्टेरॉन का अदर एरियाज ऑफ फीमेल बॉडी, यानी फीमेल बॉडी के जो दूसरे एरियाज होते हैं मेमरी ग्लैंड्स के अलावा, उनको प्रोजेस्टेरॉन जो है मेंटेन करता है ताकि वो प्रेगनेंसी की स्टेट को, प्रेगनेंसी शेप को क्या रखें? मेंटेन रखें। चौथा फंक्शन है जो कि अहम है, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस को सुप्रेस या इनहिबिट करता है। ओव्यूलेशन किसे कहते हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल से
एग का रिलीज होना ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यानी एग के रिलीज होने के प्रोसेस को प्रोजेस्टेरॉन सुप्रेस करता है, एग रिलीज नहीं हो पाता। और यही वो वजह है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये उन गोलियों के अंदर होता है जो इस्तेमाल की जाती हैं पैदाइश में वक्फे के दौरान। यानी एक बेबी से दूसरे बेबी के दरमियान का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बर्थ कंट्रोल का नाम देते हैं, और गोलियां या टैबलेट्स, पिल मीन गोलियां, और वक्फे, पैदाइश में वक्फे को जो रोकने वाली गोलियां हैं उनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप करता है। ये एमसीक्यू भी आ सकता है। तो ये है बेटा दो हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि प्रोड्यूस होते हैं ओवरी से। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी टेस्टीज। टेस्टीज मेल सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। टेस्टीज जो हैं इनके अंदर बहुत सारी कॉइल्ड, बल खाई हुई बहुत सारी टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन कॉइल्ड टिब्यूल को हम सेमनीफेरस टिब्यूल्स का नाम देते हैं। सेमनीफेरस टिब्यूल्स का फंक्शन है कि ये स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ भी है। यानी the coiled seminiferous tubules present in testes are those structure where sperm are developed। और उन ट्यूब्यूल्स के दरमियान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम देते हैं, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं ये गोनेडल हार्मोन्स को, यानी मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जिसमें उनको हम एक जो सेक्स हार्मोन है उसको टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा जो हार्मोन है उसको 17 बीटा, ये बीटा है, बी नहीं है, बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, सिर्फ कार्बन की पोजीशन नंबर 6 पे, जो पोजीशन नंबर 6 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, इस वजह से ये 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। जबकि टेस्टोस्टेरोन के अंदर 6 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं होता। इस डिफरेंस की वजह से एक हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरोन और दूसरे को 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। दोनों के फंक्शन भी सेम है, जो फंक्शन टेस्टोस्टेरोन के हैं वही फंक्शन हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन के। तो अब हमें क्या पता चला कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टीज प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन्स को, और सेमनीफेरस टिब्यूल्स जो है ये प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म, यानी कि स्पर्मेटोजोआ को। सबसे पहले हम सेक्रीशन, टेस्टीज जो है कब ये हार्मोन रिलीज करता है? आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट के बाद द सेक्स ऑर्गन्स इन फीटस प्रोड्यूस देम। फीटस के, यानी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीटस कहते हैं 3 महीने का बच्चा जो कि मदर के पेट के अंदर होता है, उसको हम फीटस का नाम देते हैं। उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड देयर लेवल राइजेस, और इनका लेवल जो है ये इंक्रीज करता जाता है अंटिल पबर्टी, कहते हैं यंग एज या बलोगत। जब मेल यंग हो जाता है, जवान हो जाता है, तब तक इनका लेवल जो है वो राइज करता रहता है। आफ्टर पबर्टी यानी बलोगत के बाद सप्लाई ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH मीन ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड देयरफॉर द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन रिमेन्स कांस्टेंट। और फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। अब हम टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन पहले फीटस में डिस्कस करते हैं, फिर एट पबर्टी। फीटस में टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? इट इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट है वो इनिशिएट करवाई जाती है बाय टेस्टोस्टेरोन। और पबर्टी यानी नौजवान मेल के अंदर इसका रोल क्या है? इट ब्रिंग्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन प्रोडक्शन ऑफ हेयर ऑन फेस एंड प्रोमोट सेक्स ड्राइव। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही सेक्स की ख्वाहिश जो है, जिसको हम सेक्स ड्राइव का नाम देते हैं, उसको भी ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। द कैस्ट्रेटेड मेल, कैस्ट्रेटेड कहते हैं नामर्द, नामर्द जो स्पर्म प्रोड्यूस ना कर सकते हो, फेल्स टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हिज बॉडी टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द फॉर्म ऑफ इमेच्योर फीमेल। और ये मेल जो है इनकी अपीयरेंस कैसी हो जाती है? इमेच्योर फीमेल, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता। जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता तो
तो मेल जो है उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं होते और उसकी अपीयरेंस जो है वो कैसी हो जाती है, फीमेल लाइक हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है जी फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म किसे कहते हैं, बुक में आपकी डेफिनेशन दी गई है, इट इज टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इट सेल्फ कंट्रोल बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग। यानी जो मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहा है किसी भी चीज को, वो खुद कंट्रोल हो जाता है उन चीजों को जिनको ये प्रोड्यूस कर रहा था। इसकी मैं आसान सी एग्जांपल देता होता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखते तो टीचर से हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स टीचर्स को सिखाने लग जाएं, कंट्रोल करने लग जाएं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। इट इज टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इट सेल्फ कंट्रोल बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग। अब फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक एक्सेलरेटर या स्टिमुलेटर होते हैं और दूसरे इनहिबिटर होते हैं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर कोई चीज़ उन केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा रही है तो उन सब्सटेंसेस को हम एक्सेलरेटर या स्टिमुलेटर्स का नाम देते हैं, और अगर कोई चीज़ उस केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को कम कर रही है, रोक रही है, तो उन सब्सटेंसेस को हम इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ वन हार्मोन इन द बॉडी promotes or stimulate a reaction and other hormone would be checking mean रोक रहा हो the same उसी रिएक्शन को। in the body interaction is maintained due to feedback mechanism। हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरेक्शन है, जो ताल्लुक है, जो रवाबित है एक बॉडी का दूसरे बॉडी ऑर्गन के साथ, वो कैसे मेंटेन रखा जाता है, विद द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये कैसे वर्क करता है, इन दिस वे concentration of secretion is itself control because certain information is passed to source। कुछ इंफॉर्मेशन सोर्स जो चीज प्रोड्यूस कर रही थी उसके पास इंफॉर्मेशन जाती है, और इन अदर वर्ड्स इज फेड बैक, वापस चली जाती है, सो दैट आउटपुट ऑफ द सेक्रेशन इज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, ताकि वो जो स्ट्रक्चर किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही थी उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ बॉडी। अगर बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, अगर बॉडी की एक्टिविटी कम है तो प्रोडक्शन भी क्या होगी, कम होगी। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि थायराइड जो है ये प्रोड्यूस करता है किसको, थायरॉक्सिन को, या अगर आप लोगों को याद हो हमने एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़े थे, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंट्रोल किया जाता है बाय द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन की अमाउंट कम है तो क्या किया जाता है, इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। अगर ब्लड में थायरॉक्सिन कम है तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और अगर हमारे ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब देखें कंट्रोल कौन कर रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा था सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन या सेक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड को। अब खुद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल हो गया किसके जरिए, थायरॉक्सिन के जरिए, जिसको ये क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर। थायरॉक्सिन प्रोडक्ट है ऑफ रिएक्शन, और थायरॉक्सिन की अमाउंट अगर हाई है तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसकी हम एग्जांपल करते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन द पिट्यूटरी एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ विच इट एक्सर्ट्स कंट्रोल। हम जानते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत सारे ग्लैंड्स पे कंट्रोल करता है, जैसा कि हम पढ़ चुके कि ये थायराइड को भी कंट्रोल करता है, इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, इसके अलावा गोनेड्स को भी कंट्रोल करता है। इन तीनों चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इस वजह से हमने इसको क्या नाम दिया था, मास्टर ग्लैंड का नाम दिया था। इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, ये सारे का सारा क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म है। एंड इन दिस मैकेनिज्म इज वेरी कॉमन इन लिविंग सिस्टम, और ये लिविंग सिस्टम के अंदर बहुत कॉमन है। हम थायराइड ग्लैंड की एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। अब सबसे पहले क्या चीज़ है जी, लो बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर लो है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस इसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं,
whose releasing hormone trigger the release of। लो बॉडी टेम्परेचर स्टिमुलस था, मैसेज गया हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस ने एक सब्सटेंस रिलीज की जिसको थायराइड रिलीजिंग फैक्टर का नाम TRF, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है TSH को, TSH जाता है थायराइड के पास, थायराइड से रिलीज करवाता है थायरॉक्सिन को। और जब हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन ज़्यादा होती है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और हीट जो है वो क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ था, कम, लेकिन इस मैकेनिज्म के जरिए हीट प्रोड्यूस की जा रही है जिससे बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाएगा। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो अब क्या किया जाएगा, बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रिसेप्टर फिर मैसेज भेजेंगे हाइपोथैलेमस के पास कि वो TRF थायराइड रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज ना करे। जब TRF रिलीज नहीं होगा तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH रिलीज नहीं होगा, जब TSH रिलीज नहीं होगा तो थायराइड जो है ये थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्यों, पहले लो बॉडी टेम्परेचर था, अब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं डायग्राम के अंदर कोल्ड या स्ट्रेस किसने सेंस किया, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा, ये रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन को आप TRF का नाम भी दे सकते हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हुए हाइपोथैलेमस से। ये किसके पास गए हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंडोक्राइन सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ने प्रोड्यूस किया TS और H को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH जाते हैं थायराइड के पास, थायराइड रिलीज करवाता है किसको, थायरॉक्सिन को। थायरॉक्सिन जो है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हाई कर देता है, बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, फिर मैसेज जाता है किसके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैसेज जा रहा है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भी और हाइपोथैलेमस के पास भी। हाइपोथैलेमस TRF को रिलीज नहीं करवाएगा और पिट्यूटरी जो है वो TSH को रिलीज नहीं करवाएगा। यह है जी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बोथ रेज द बॉडी टेम्परेचर एंड हायर थायरॉक्सिन लेवल इन द ब्लड, इनहिबिट रिलीजिंग हार्मोन सेल्स एंड TSH प्रोड्यूसिंग सेल्स, यानी कि हाई थायरॉक्सिन जो है ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है TRF जो कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं और TSH जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो बेटा ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आप फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन इट इज से लेकर आप लिखेंगे कंट्रोलिंग तक, फिर आप बताएंगे एक्सेलरेटर और इनहिबिटर्स की हेडिंग देंगे, फिर आप मैकेनिज्म बताएंगे किस तरह एक्ट किया जाता है, फिर आप एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के बाद ये स्टेप्स लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5वां स्टेप आपकी बुक के अंदर ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं और ये डायग्राम भी आप बनाएंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। लेकिन अगर लॉन्ग में नहीं आता तो फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये थायराइड जो है ये एक्ट करता है इसके तौर पर नेगेटिव फीडबैक इन थायराइड फंक्शन। ये डायग्राम आप बना सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और MCQ भी इसमें से आ सकते हैं कि लो टेम्परेचर किसको स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी किसको स्टिमुलेट करता है, थायराइड को। ये MCQ आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और बहुत अहम टॉपिक था ये, गुनेड्स भी और फीडबैक मैकेनिज्म भी, इसको अच्छे तरीके से आप याद करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं से कोई समझ नहीं आई तो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या मिसपेल दे सकते हैं। मैं कॉल करके आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा और उस टॉपिक के डिलीवर होने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।